नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रसिद्ध लेखक शशांक जी की कहानी बालू भीत पवन का खंभा का पाठ करेंगे। होलडाल कमरे के बीचों बीच हारे हुए पहलवान की तरह चित्त पड़ा था। कई जगहों की धूल उस पर जमी थी, गए गुजरे जमाने की मलिनता से सना। रंगीन कपड़ों के कोने उसमें से निकलने को होते हैं। इसे बांधने और घर से निकलने में घंटों लग जाएंगे। माया, अभी तक तुमने इसे बांधा नहीं। हद है, लापरवाही की भी हद है। मैं क्या करती, मुझसे अकेले होता है क्या? तुम तो बस झंझट मुझ पर डाल दो। छुट्टी तुम कह नहीं सकती थी? बेहुदा होल डाल की बजाय दूसरा ले आओ। 25 आदमी रास्ते में देखेंगे, हंसेंगे, तुम्हें क्या? देखो रमेश, देखो, तुम इस तरह की बात करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे भी नहीं जाएंगे। तुम तो बस कहीं जाने के नाम पर पहले से ही दुत्कारने लगते हो। मैंने उसके सधे स्वर की परवाह नहीं की, कभी नहीं करता। धमकी में वह जितना तनती है, भुरभुराकर गिर जाती है। झट आंसू निकलने लगते हैं। निकम्मे सूअर की तरह दीवार से रगड़ती हुई रसोई घर में चली जाती है। माया, फालतू बात मत करो। ट्रेन तुम्हारे लिए रुकी नहीं रहेगी। होलडाल बांधो, होलडाल। जैसे उसने सुना ही नहीं। दीपा और गोपाल सजे धजे कुर्सियों पर बैठे पैर हिला रहे थे। माया उन्हें जूते पहनाने लगी। उन्हें बाबुओं सा सजाया था, जैसे सिनेमा जा रहे हों। धन्य हैं, वे अभी तक रोटी की पुल्ली खा रहे थे। खाना बंद कर मिट्टी के माधोबन हमारी बात सुन रहे हैं। अभी खाने में ही इन्हें घंटों लगेंगे। भूल की जो बाहर जाने की सोची। तुम लोग इस लायक नहीं हो कि कहीं ले जाएं। हाँ हाँ, मैं क्या नहीं जानती। बस सड़ते रहो इस घर में, वहाँ रे घर। तुम क्या मुझ पर एहसान करती हो? तुम सब लोगों के कारण मेरा क्या बन गया? काठ का दुम्बा। उह, फिर भी तुम लोगों से कुछ नहीं कहता, कुछ जरा सा नहीं। माया ने बच्चों को घर से बाहर टहलने को कह दिया। खेले नहीं, कपड़े गंदे ना करें। उसने मेरी उपेक्षा की। मेरा तो समूचा जीवन ही उपेक्षित हो गया। मेरे दोस्त निर्बाध नदी में तैरते निकल गए, किलकारी मारते। वे जिस चीज की इच्छा करते हैं उसे मानो बनाने वाले जानते हैं। झट दूसरे दिन उनके घर में वह चीज नएपन में जगमगाती दिखती है। वे सहज होकर अनदेखा कर देते हैं, जैसे वह खाली स्थान उसी के लिए था। चीज थी, आ गई। मुझे तो शक है, वे जिन औरतों की प्रायः चर्चा किया करते हैं, वे निशब्द खाली स्थान पर अंगड़ाई लेती होंगी। मेरी रुचि सचमुच होती तो दोस्तों का आग्रह शायद वहां तक भी ले जाने को होता। सहज और मानो मामूली सी चीज। इस औरत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। इसकी छोटी सी उदासी की मैंने परवाह की। जरा सी हंसी के लिए, जरा सी फिस्त के लिए मेट दिया। मैंने सब कुछ मेट दिया। मेरा कमरा, मेरे कॉलेज के दिनों के सर्टिफिकेट, मेरी फुटबॉल की जुराबें, इसने सब कुछ लोहे की पेटी में ठूस दिया है। 4 बड़ी पेटियों के नीचे की काली पेटी, ताकि मैं उस तक पहुंच ना पाऊं, भूल जाऊं सब। थोड़ा थोड़ा तो भूल ही गया। जरा सा मुंह उतरा देखेगी माया तो चौकन्नी हो जाएगी। बहुत चालाक, उदारता बहने को होगी। जांग पर जरूर सिर धरा लेगी। आहिस्ता से सिर के बालों को गिनते हुए बनकर कहेगी, तुम तेल नहीं लगाते?
ऐसा करो, अब कैमरा निकाल लो, तुम तो सारे शौक बिसार गए। गोपाल का जन्मदिन भी आ रहा है, खूब फोटो खींचना, अच्छी फोटोबाजी हो जाएगी, है ना? मैं कहूँगा, कहाँ, कितना महंगा हो गया है, इतने में तो उसकी कमीज आ जाएगी। मैं दम साध कर उसकी प्रतीक्षा करूँगा। वह देर नहीं करती, तुरंत कहेगी, हाँ हाँ यह ठीक रहेगा। उसके पास कितनी कम कमीज हैं, सुनो, तेल लगा दूं, सर महक जाएगा। उसकी जांच मानो निर्जीव तकिया हो, पुलपुला, मालूम नहीं किस बेशर्मी या अकड़ में अपने सिर को तर किए हूँ। भीड़ी भाड़ में सुगंधित सिर लिए लिए घूमता हूँ, बीच बीच में उंगलियों से सूंघता अपनी टूटी फूटी मक्कारी को। नहीं रमेश, अब तुम ही देर कर रहे हो, मैंने तो सब जमा लिया, होलडाल बांधना है। बांध लो? अच्छा, जैसे जानते नहीं, अकेले होता तो कब का बंध गया होता। उसने साड़ी कमर में खोंसते हुए कहा। मैं न हूं तो क्या यह होलडाल बांध सकती है अकेले, इस पर भी इतना तेहा? ठीक है, पहले पानी पिलाओ। मुझे लगा वह किसी बूढ़ी नौकरानी की तरह चलकर आ रही है। तश्तरी पर गिलास रखे, मैंने गिलास उसी अंदाज में उठाया। पानी आधा था, हल्का खुशबूदार। गिलास के कौर पर उसके होठों की छाप लगी थी, बहुत छोटी पतली लकीरें। वह मुझे ताड़ गई थी, इसलिए पिया। माया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पानी पर लिपस्टिक मत लगाया करो। अच्छा? वह जरा सी तिरछी हो गई, हंसी नहीं, किसी और समय हंस सकती। मैं पानी पीना चाहता हूँ, सड़ा सा शरबत नहीं। ठीक है, याद रखूंगी, अब बांधो भी। होलडाल को मोड़ा, उसके घुटने और सिर एक मेक हो गए। मैं क्यों मेहनत करूं, बस संभाले रहा। चमड़े की पट्टियां बकल में घुसा दी। अब करो जोर आजमाइश। किसी तगड़े आदमी की तरह होलडाल पर बैठकर माया चमड़े की पट्टी खींचने लगी। खूब सारी ताकत, बकल में पूरी मेहनत से पट्टी कस दी। हाथ कांपे नहीं, अच्छा जैसे मैंने चुनौती दी हो। दूसरी पट्टी भी वह कसने लगी। वह मुझे देख नहीं रही थी। उसका मुंह भरभरा गया था, लाल। मुंह से या नाक से बेकाबू सांसें निकल रही थीं। मैंने अपना सिर उसके पास कर लिया। वह पीतल की केतली सी गर्म और चमकदार थी। होठ तनकर थोड़ा बाहर आ गए थे। होठों की नन्ही नन्ही सिकुड़न में लिपस्टिक की चमक भरी थी। गहरी खुशबू, नहीं गुलाब की नहीं, घनी होकर चेरी की। चेरी खाए नहीं कभी, खाना अलग और क्या सुगंध अलग। मुझे बेढंगी हंसी आ गई। चूमने की कोशिश और कहा, माया तुम तो इंजन की तरह अभी से उसासने लगी। वह चट से घूम गई। मेरा चुंबन हवा में ही धरा रह गया। अच्छा, इतना गुस्सा? उसने बकल में दूसरी पट्टी भी डाल दी। उठ खड़ी हुई, जैसे मैं हवा में घुला मिला हूं। ठीक है, मत बोलो, मैं भी नहीं बोलूंगा, मेरा क्या। तुरंत घर से बाहर निकल गया। दीपा और गोपाल सचमुच अजनबी की तरह घूम रहे थे, एक एक पौधे को देखते। दीपा ने अधीरता से कहा, पापा जल्दी चलो ना, यहाँ से अच्छी जगह। चलो पहले ऑटो करते हैं। ऑटो जल्दी ही मिला। उचक्के से दिखते ऑटो चालक से किराए की बात नहीं की। बेटा तू जितना मांगेगा उतना दे दूंगा, मीटर भी मत गिराना। ऑटो में केवल होलडाल ही नहीं था,
माया धीरे धीरे एक एक सामान लाने लगी। हम घूमने नहीं, मानो शहर बदल कर जा रहे हों। यह पूरा पहाड़ उठाए मैं ही चलूँगा। कुली से भी गया बीता। मेरे मन में डपटने की इच्छा हुई। किसी के सामने मैं जानबूझकर डांट दिया करता हूँ। कुत्ते को झिंझोड़कर पटक दो तो कहीं आता जाता नहीं, सहम कर वहीं बैठ जाता है, दुबक कर, चाहे फिर कितनी मार पड़े। बेवकूफ़ हैं वे जो मार पीट करते हैं, नहीं? मगर मैं इच्छा को दबा गया। वह भरी हुई है, यात्रा को आसानी से तहस नहस कर देगी। मैं तो ऑटो वाला जितने पैसे मांगेगा मज़े से दे दूंगा, फिर देखता हूँ। ऑटो वाले ने गीत चला दिया। सीट के पीछे स्पीकर लगा था। दो नौजवान प्रेमी ढोल ढमाके लेकर जैसे हमारे पीछे बैठे हों। पहली बार देखा। ऑटो नया था, सजा हुआ और कई सूचनाएं लिखी थीं। वह खुश था और ज़रूर हमें खुशकिस्मत ग्राहक समझ रहा होगा। मैं पसर कर बैठा था। माया सिकुड़ी हुई, किसी और की औरत, कहें तो पत्नी। वह साड़ी का पल्ला मुझसे बचा रही थी। उसके छूने से मैं दोस्ती कर लूँगा। छी! माया ऑटो से बाहर देख रही थी। एक एक मकान। गोपाल उसकी गोद में था और दीपा हम दोनों के बीच अधखड़ी सी। वे दोनों गीत की धुन का पीछा कर रहे थे। इतने बेमानी और सड़ियल गीत आखिर क्यों बजाए जाते हैं? यही है आजकल के लड़कों की सुरुचि, घिसे पिटे प्रेमी की बोलचाल। रेलवे स्टेशन के धुआं भरे तेलिया स्टैंड पर ऑटो खड़ा हुआ। मैंने कहा, तुमने मीटर तो गिराया नहीं? माया की ओर देखा। वह स्टैंड पर एक कतार में खड़े तांगा देख रही थी। घोड़े पुआल खा रहे थे। ऑटो वाला बोला, ठीक है साहब, जो चाहें दें। उसकी उदारता लापरवाही से बरस रही थी। अरे तुम मांगो तो, जितना चाहो उतना। वह हंसने लगा, सजग। आपकी मर्जी। मेरी? अरे यार, साफ बात करो। वह दूसरी ओर देखने लगा। घोड़े की तरह एक्टिंग कर रहे हो बेटा? बेहिचक किराया दिया। साले ने उतना ही लिया। कुछ लौटाए ठीक ठाक। उसके उचक्के चेहरे पर मूछें बनावटी लगती थीं, गोंद से जुड़ी। ऑटो वाले ने सामान उतारा, गोपाल को थपथपाया और किसी और सवारी की तरफ लपक गया। सुन दीपा, शहर की तरफ जाने वालों को ही ये लूटते हैं। माया से समझदारी से कहा। दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई मतलब न था। दरअसल वह हमारे बीच दिशा सूचक की तरह बहती, हवा का रुख बताती। ट्रेन गहरी सुरंग की तरह किसी उपग्रह में खुलती थी। लोगों को लगता उस उपग्रह के लिए आज ट्रेन में नहीं घुसे तो अनाथ प्लेटफॉर्म पर गिर जाएंगे। लावारिस प्लेटफॉर्म उस उपग्रह और शहर के बीच स्थायी मंच था। भागम भाग, कोलाहल और उमस में विदा करने आई किसी स्त्री के खुलकर रोने को ठहरकर कोई नहीं देखता। ठेले वाले चिल्लाने का भरपूर फायदा उठाते। वे सामान बेचने के बहाने खास राग में आलाप लेते। बोल की तरह क्या सामान बेच रहे हैं पता नहीं चलता। सीट सुरक्षित होने के बावजूद उस तक पहुंचना कड़ी परीक्षा है। ट्रेन के अंदर बैठे लोग उदासीन होकर प्लेटफॉर्म की भागदौड़ देखते हैं। थकी आंखों में कोई चौंक नहीं होती। कर्मचारियों की तीखी सावधानी के पीछे रैक पर जाते बड़े बड़े कैनवास के थैले बंद। इसमें शहर और आसपास के गांवों की हजारों चिट्ठियां। इन विशाल थैलों को
वे ट्रेन पर लादते हैं। अपनी जगहों पर बैठते ही ट्रेन पानी से भीगे कुत्ते सी झटकती है। थरथराहट, सीटी की एक लंबी सांस। ट्रेन एकदम चल पड़ती है बिना माफ़ी मांगे, स्टेशन पर लोगों को छोड़ दे। मेरे सामने वाली सीट पर माया है, खिड़की से सटकर गोपाल है और माया के इस तरफ दीपा। ठसाठस भरी बोगी में पुरानी कसैली गंध है। बोगी बीच बीच में पानी पर डोलती नाव बन जाती है। माया खिड़की के बाहर बहुत दूर देख रही है। धूप की कटी हुई पत्तियां उसके चेहरे पर बार बार फिसलती हैं। वह अपने में बंद छूटते मकानों को गिन रही होगी। मूंगफली सी बंद हो जाती है माया। उसी ने कहा था चलो कहीं बाहर चलें। घर से वह पीछा छुड़ाना चाहती थी, मैं दफ्तर से। एक अनजान शहर के बारे में हमने कई रात लंबी बातें की थी। उस शहर की लुभावनी फ़ोटो हमें कई तरह से देख चुके थे। वहाँ घर नहीं था, दफ्तर नहीं था, स्कूल नहीं था। हमें भरोसा था हम वहाँ से आकर बदल जाएंगे। बहुत नहीं तो कुछ दिनों के लिए। क्या होंगे हम? वहाँ समुद्र है। समुद्र हमने नहीं देखा था सचमुच का। उनमें होंगे बेशुमार होंगे। नमक की सीलन में सूखती रेत होगी। हमारे दोस्त ने बहुत पहले कोरल भेजा था, सफ़ेद पतली मूलियों सा झक। उसमें बहुत सारे छिद्र हैं। उसमें जीवन नहीं था, पेड़ का भाई लगता। कभी कभी बहुतों का जीवन पेड़ जैसा लगता। पेड़ नहीं, काठ। मगर बारिश में कोरल पसीजने लगता चुपचाप। पूरी बैठक में नमकीन सीलन भर जाती। मछलियों ने उसे छुआ होगा, तभी तो उनकी महक भी तैरती। बैठक निशब्द समुद्र बन जाता। बाहर बारिश। माया कहती हम वहीं जाएंगे। वहाँ कोरल हिलोर में नाचता होगा, असंख्य छिद्रों में पानी उलीचते। माया ने हंसकर कहा था वह बेझिझक बेदिंग सूट में घूमेगी। हमारी पेटी में यह नहीं था, इसलिए माया से कुछ भी नहीं कहा। वहाँ ढेर सारे लोग पानी में भीगने को आतुर होंगे। कोरल सा नृत्य। मैंने तो चुपचाप सोचा था माया के कानों में जो कुछ कहूँगा उसकी ठीक रंगत चेहरे पर होगी। हमारी त्वचाएं तो अब कमरों में बदल गई हैं। अनजान शहर में बसा समुद्र हमारे बीच हर हराते हुए आएगा। दीपा और गोपाल छोटी सी पूंजी को यूं ही खर्च करेंगे, बस एकदम यूं ही। हम उनके चॉकलेट की पन्नियों को समुद्र में तैराएंगे। माया को चूमूं तो उसे यह ना लगे कि उसकी देह को ही चूमता हूं। वह सब स्वप्न ही है, एक टूटी हुई चाबी जिससे कभी ताला नहीं खुलता। ऐसे मनहूस दिन लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? भरी हुई बोगी में लोगों ने अपनी जगह ढूंढ ली है। लंबी यात्रा के लोग ऊपरी स्लीपर पर सोने का बहाना कर रहे हैं। वे अंदाज से आगे आने वाले स्टेशन का नाम बतलाते हैं। उनके चेहरे पर ऊब और बढ़ी हुई दाढ़ी है। नीचे की स्लीपर पर हमारा ठाठ फैला हुआ है। राजनीति के नए पैंतरे, पैसे खाने के विविध तरीके, विलासी जीवन की अछूती सूचनाएं, इन सब से एक नाहक गुस्सा उबलता सा दिखाई पड़ता है। यदि इस विश्वसनीय वार्तालाप को जो अखबार उद्धरण और आंखों देखा बताते हैं जानकर लागू करें तो गुस्सेबाज लोगों के पास काम न रहे। ट्रेन रोज ऐसे भविष्य के पारखियों को ठसाठस भर मटकती चलती है। स्लीपर के नीचे देहाती संसार है। वे स्लीपर पर बैठने के लिए नहीं पूछते, जमीन अगोछे से झाड़कर
बैठ जाते हैं। सिर के छोटे छोटे बालों को दोनों हाथों से ढक लेते हैं। लगातार खैनी उनके मुंह में लार भरती जाती है। वे गर्मा गर्म बातचीत को सुनते हुए थूकने के लिए थोड़ी सी जगह तलाश करते हैं। संडास और दरवाजे पर वे लोग खड़े होते हैं जो आसानी से संदिग्ध लगते हैं। जेब कतरे, शराबी, बेटिकट, मगर वे खुली हवा के लोभ में पेशाब सूंघते लोग हैं, गुनगुनाते। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन सुस्ताने के लिए जरा सी देर रुकती है। एक तारे की टुनटुन के साथ कुछ लोग उचक कर चढ़ जाते हैं। यहाँ के लिए ट्रेन के पायदान ऊंचे पड़ते हैं। यहाँ सिर उठाए दोनों हाथों से डंडे थामे सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे गहरी बावड़ी में धीरे धीरे ऊपर आ रहे हों। उनकी गहरी सांसों के पहले ट्रेन चलने लगती है। एक तारे की धुन और उबले चने की आवाज़ दूसरी बोगी से खट खट के बीच छनकर आ रही है। हमारे सामने कुछ लोग हड़बड़ाए से आ जाते हैं, अपने में खोए। वह ज़रूर इस गांव में कोई सरकारी नौकरी करता होगा। मटमैले कोट और खाकी फाइल लिए। उसके आगे लड़की थी, शायद उसकी बेटी। उसकी फ्रॉक घुटनों तक आ गई थी। कद बढ़ गया होगा। फ्रॉक पर खिले सरसों के फूल अपनी चमक खो चुके थे। शलवार से अच्छी यह फ्रॉक ही रही होगी। 2 कसी चोटी और प्लास्टिक की चमकीली चूड़ियों में वह अटपटी लगती थी। वह होठों को कसकर बंद किए चारों तरफ आंखें घुमा रही थी। बैठने की जगह कहीं नहीं थी। बार बार मेरे देखने से वह चौकन्नी हो गई थी। उसकी उम्र में शामिल हुआ गुण। मैंने इसे कहीं देखा है, कहीं ना कहीं। अकस्मात कौंधा। माया के बचपन की तस्वीर सी, हूबहू। माया शादी के बाद कुछ चीज़ें लाई थी जिन्हें वह केवल अपना कहती थी। क्रोशिये के बने कुछ नमूने, कुछ सर्टिफिकेट, गाने और अभिनय के कुछ फोटो। पीले हो गए एक फोटो में वह बेढंगे कपड़ों में खड़ी है, एक और टेढ़ी गर्दन किए, मुंह पर शरारत, बरबस। 15 साल की माया। उसके सिलबिल्ले ढंग में खास चमक है। फोटो में धीरे धीरे धूमिल होती। उसके 2 साल बाद ही ब्याह हो गया। लोहे की पेटी में वे सब रखे हैं। शुरू में उसने नमूनों को बुनना चाहा, मुझे पसंद नहीं थे। अब कुछ भी निकाल कर नहीं देखती। लोहे की चौकोर ठंडी पेटी उन्हें संभाले है। पिछली बोगी में एक तारे पर कोई लड़की गा रही है, जवान, घनी उदासी में संभली हुई गहरी आवाज़। भोला मन जाने अमर मेरी काया, धन रे जोबन सपने सी माया। उसकी आवाज़ हवा को दराती से काटती आती है। बचपन की माया मेरे सामने खड़ी थी, दुबली, भोली त्वचा में निशब्द, सहसा एक दिन स्त्री में बदल जाने के लिए। वह सबके बीच गेंदे के पौधे की तरह खड़ी धीमे धीमे हिल रही है, जैसे उसकी पत्तियों को छूने से नमकीन खुशबू भर जाएगी। उसकी आंखों के कौर आश्चर्य से भरे हैं। खिड़की के बाहर दौड़ते पहाड़ उसका पीछा कर रहे हैं, वे पहाड़ जो छोड़ आई थी। दीपा अपनी छोटी सी जगह पर नृत्य के किसी टुकड़े को याद कर रही है। वह नृत्य भी है और एक रास्ता को तोड़ने का खेल भी। इस खेल में और लोग भी शामिल हो गए हैं, अगले पड़ाव के इंतजार में। दीपा बेटे, थोड़ी सी जगह बना लो, इसे भी बैठा लो। पापा आप तो बस। वह विरोध करती जगह बनाती है। हर ऐरी गैरी के लिए थोड़ी सी जगह। वह जगह नहीं थी,
जरा सी टिकने की बेचैन कोशिश। वह टूटे पत्ते की तरह सरकती हुई जम गई, दोनों तरफ से अपने को बचाती। धूप की कटी पत्तियां अब उस पर भी बरस रही थीं। वे चमकीली पत्तियां फिसलकर नीचे नहीं गिरती, वह उन्हें अपने गालों पर सोख लेती है। दीपा ने बिस्किट निकाल लिए थे। गोपाल के साथ वह बंटवारा कर रही थी। माया तटस्थ होकर उन्हें देख रही थी। उसने मुझसे आंखें नहीं मिलाईं। बेटा, इसे भी एक बिस्किट दे दो ना। मेरे हाथ सहज ही बढ़ गए। दीपा ने बिस्किट दिया। उसके चेहरे पर जलन थी। बच्चे अपना प्यार, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन कभी नहीं छुपाते। उनका शरीर पारदर्शी कांच सा होता है, नाजुक और टूटने को। दीपा फिर माया की ओर झुक गई। वे शरीर के स्पर्श से बातचीत कर लेते हैं। पापा भी। लो, तुम भी खाओ। वह अकबकाकर पीछे हट गई, शर्म से। पीछे की ओर चटकती फल्ली, इंकार के नन्हे नन्हे बीज जैसे बेआवाज फिसल रहे हों। अरे लो, खाओ भी। नहीं, जैसे नहीं कहने के बहाने सांस ले रही हो, चोरी से। शर्म नहीं करते। खुद पर विस्मय हुआ। इतने नर्म शब्द, सुंदर भात की कनियों सा। कितने दिनों बाद, हाँ, कितने वर्षों बाद कहीं छुपाकर रखी ये कनियां बाहर आ गई हैं। ले लो बेटी, कोट वाले ने नरमी से कहा। वह खड़ा हुआ, किसी से अखबार लेकर पढ़ रहा था। गदगद भाव से वह थोड़ा मुस्कुराया भी। उसने बिस्किट ले लिया। उसके बड़े नाखून मेरी उंगलियों पर थाप दे गए। सनसनाहट का कोई प्रकार नहीं होता। वे हर वक्त में वैसे ही बहते हैं, चेहरे तक, कानों तक। सन सन। अनानास की गंध बिस्किट की क्रीम से उड़ रही थी, तैरती। माया मेरी पसंद जानती है, बाजार से वही लाती है। फिर मेरी पसंद धीरे धीरे बच्चों की आदत बन जाती है। बहुत देर हो गई है, अबोला हो गई। वह भी अपने अंदर लगातार बोल रही होगी। एक आलाप। सचमुच ब्याह के बाद माया हर साल बदलती चली गई। हाय, दरअसल मैंने ही तो उसे एक घर माना, सारी ज़रूरतों का मायने। वह एक चलता फिरता घर है। दीपा, गोपाल, मैं। उसका घर कौन सा है? जूठे बर्तन साफ करती हुई माया नहीं घिनाती। राख से लिथड़े उसके हाथों को मैंने कभी नहीं छुआ, कभी नहीं। उनमें से मुझे शमशान की गंध आती थी। राखिए से खरीदते समय उससे मैं बोलता, ये राखिए घाट से राख उठाते हैं। वह निशब्द हंसती थी। अब वह चुप बैठी है। कटहल। मैंने उसके संपूर्ण शरीर को चूमा है, हर तरह से, और मन ही मन उसके बढ़ते उदर से घृणा की है, वहीं जहां उसने दीपा को, गोपाल को संभाला है। नहीं नहीं, यह मेरा अपना प्यार है। समुद्र की तपती रेत में दोनों हाथों से सहलाऊंगा। अंतिम क्षणों में कोई ताज़ा चेहरा याद नहीं आएगा। एक तारे वाला इस बोगी में आ गया है। एक तारे वाला है, लड़की है, बरसों की धूल में लिपटी। उसके बाल कपड़ों की चिंदियों से झूल रहे हैं। वह दरांती चलाती है। कहाँ तेरा हंसा, कहाँ तेरी माया, बालू की भीत, पवन का खंभा, देवल देख भया है अचंभा। हवा कट कट कर लोगों पर गिर रही है। हाथों से कपड़े
झटकारते वे तिनके उड़ाते हैं। घिसटते हुए लड़की आगे बढ़ जाती है। उसे भीख नहीं मिलती। मैं सिक्का टटोलता हूँ। 1 रुपया, छोटे सिक्के की तलाश। वह आगे निकल जाती है। उसे मालूम है कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देगा। चने वाला पीछे पीछे आता है। गाने के अंतराल में वह चीखता है, उबले चने, उबले चने। उसकी टोकनी चने और नींबू की सुगंध से गमकती है। उसके चेहरे पर नाजुक चमक आ जाती है। वह उमग कर कोट वाले की ओर देखती है। वह आखिरी पन्ना टटोल रहा है। चने वाले, 1 रुपए का देना। दीपा चने खाओगी? बच्चे खुश हो जाते हैं मना की हुई चीज का मिलना। इस बार वह चौंकती नहीं, फल्ली चटकती नहीं। बहुत परिचित व्यंजन को चुन चुन कर खाना, एक एक करके। हर बार उसके सीने पर पारे से दिए डोलते हैं। अचानक ट्रेन रुकती है। कोट वाला उत्तेजित होकर कहता है, चलो चलो। वह थोड़े से बचे चने मुंह भर लेती है। कागज फेंक कर उठाती है। मैं पूछता हूँ, क्या नाम है तेरा? भरे मुंह से 1-2 चने गिरते हैं, कुचले हुए। वह होठों को गोल बनाकर कहती है। उसका नाम उबले चने के साथ बिखर जाता है। वह उतर जाती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। माया वैसी ही बेढंगी, सिलबिल्ली। माया के पास झुककर लाड से बोलता हूँ। वह चौंक कर देखती है। अबोले का नियम तो वही तोड़ती है। वह खिड़की से एकदम चेहरा सटा देती है। आंसू बहने लगते हैं। माया, मैं बुरी हूँ। यहाँ क्यों लाए? तुम्हें बर्बाद किया। वह धीरे धीरे टूटी छूटी कड़ियों में जैसे पाठ याद कर रही थी। दरकती तुरंत अपनी जगह पर दीपा गोपाल को बैठाकर उसके नजदीक आ गया। रमेश, तुम कोसोगे तो यहीं उतर जाऊंगी, बच्चों को लेकर। उसके स्वर पहचाने हैं। वह हिलक रही है। गधी, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। देखो वह लड़की। जानती हूँ तुम हम सबको भूलकर। माया, सुनो तो। देखो, तुम्हारे बचपन की माया नहीं लगती। वह उचक कर देखने लगी। लड़की और कोट वाला दूर चले गए थे। चेहरा नहीं दिखता था, देह दिखती थी। डगाल की लचक, हरी डगाल। माया ने डिब्बे में बैठी उस लड़की को याद किया। हाँ हाँ, अरे। वह कोशिश कर देखती रही जब तक वे आम के पेड़ों के पीछे ओझल नहीं हो गए। ट्रेन सरकने लगी। स्टेशन पर कोई नाम नहीं लिखा था। किसी नाम का पत्थर कहीं छूटा था। बस शाम की उतरती हुई धूप थी, चमकहीन, पीली। माया, हाँ वही, बिल्कुल। माया, मैं तुम्हें 1000 बरसों से। अच्छा अच्छा। उसने बहुत रोंदे गए शब्दों में पड़ी जान को अधूरे में ही लोक लिया। वह मेरे कंधे से टिक गई। लोगों की परवाह उसने नहीं की। मैं बोला नहीं। सामने बुजुर्ग रेलवे टाइम टेबल पढ़ रहे हैं। उनसे मांगा। वे उससे ऊब गए होंगे, तभी तो तुरंत दे दिया। हम अपने रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन खोजने लगे। अनजान, विचित्र नाम,
हर नाम के पीछे एक हंसी थी और टाइम टेबल के नीचे मेरे हाथ में माया। नरम हाथ नहीं तो क्या, वे थे तो उनकी कुनकुनाहट है वैसी ही। हंसते हुए वह सहसा चुप हो गई। बच्चे भूखे हैं, टिफिन निकालती हूँ। स्लीपर के नीचे वह थैला खोजने लगी। उसके कान अपनी गोलाइयों में कनपटी पर चमक रहे हैं, आभूषण की तरह। काफी देर से ढूंढ रही है, शायद अब फिर वह रो रही है, अपने को सबसे छुपाकर। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को आप आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। कहानियों के इस अनूठे सफ़र में हम सफ़र बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।